सोचिए, जिस काल में, जिस समय में, जिस युग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी से, नेहरू से, पटेल से, पूरी की पूरी कांग्रेस से लड़ रहे थे और इस देश के मनुवादी सिस्टम से दो दो हाथ कर रहे थे। इस देश के अछूतों के लिए उनके अधिकार सुनिश्चित कर रहे थे। और उस युग में संविधान लागू होने के बाद में दलितों को सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा मिली। उस युग में दलितों को पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसी मिली और तो और दलितों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाए गए नौकरी के लिए कि जो वैकेंसी खाली हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, शेड्यूल कास्ट के लोग आएँ और अपना फॉर्म जमा करें। शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए छात्रावास बने, उनके जीवन बेहतर के लिए सरकारों ने बेहतर काम किए। वो काल क्या चमचा युग था या अमृत काल था? यही पूरी बातचीत है और इसी बातचीत को लेकर के देश में हंगामा है और इसी सारी बातचीत के आसपास में आज आपके साथ हूँ और वीडियो के अंत तक आप इन्हीं बातचीत के साथ में बने रहिए। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। जो बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कहीं आपको सोच करके थोड़ा सा अटपटा तो लग रहा होगा कि आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी समझ गए होंगे बुद्धिजीवी लोग और फिर बुद्ध लोग कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में जो किताब है, इस किताब का नाम चमचा युग है। इस किताब को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है। गर्म इसलिए है कि अभी 15 दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल ने इस किताब पर सवाल खड़े कर दिए। इस किताब को जो लोग जानते हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कांशीराम द्वारा लिखी हुई किताब है चमचा युग। और चमचा युग के बारे में बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से राष्ट्रीय ग्रंथ है। बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या किसी किताब की जानकारी उसको हो या ना हो, लेकिन उसने कम से कम चमचा युग का नाम जरूर सुना है। किसी भी बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता से आप बात करिए तो वो इतना जरूर कहेगा कि आपने चमचा युग पढ़ी है। वो आप जैसे लोगों के बारे में लिखी गई है, आप जैसे चमचाओं के बारे में लिखी गई है। यानी उसने खुद चमचा युग पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ये विषय बात का है, लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है कि कांशीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग, जिसमें चमचाओं का जिक्र किया गया था। जो बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ और जो बात प्रोफेसर रतनलाल के 1 घंटा लगभग 34 मिनट के भाषण से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, मैं उसका थोड़ा सा सरलीकरण कर रहा हूँ, यानी उसको आम भाषा में बता रहा हूँ कि प्रोफेसर रतनलाल क्या कहना चाह रहे हैं, किताब क्या कहती है, कहाँ इस पर शक हो रहा है और इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं वो क्यों और कैसे सही और गलत नहीं है। मैं इस किताब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी कम से कम सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं जानकारी है। प्रोफेसर रतनलाल कह रहे हैं कि चमचा युग में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। वो कांशीराम ने क्यों लिखी थी, उनका क्या मतलब है, ये कांशीराम होते तो शायद मैं उसी तेवर में उनसे ये सवाल करता और पूछता कि आखिरकार आपने उस समय को चमचा युग क्यों कहा। अब मैं आपको बता दूं कि इस किताब में लगभग 112 पेज हैं। 112 पेज में जब आप इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ये साफ हो जाता है कि आखिरकार कांशीराम साहब इस पूरी किताब में कहना क्या चाहते हैं। मैंने भी ये किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन प्रोफेसर रतनलाल के भाषण को वायरल होने के बाद में और उनके चैनल अम्बेडकर नामा पे इस किताब से संबंधित 6, 7, 8 वीडियो और देश के महान दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद के साथ इस किताब को लेकर के एक पूरा क्या नाम है जिस प्रकार से विश्लेषण उन्होंने किया है, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आखिरकार ये चमचा युग नाम की जो ग्रंथ है, जो किताब है, जो बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो मैंने ये किताब पढ़ी और जब मैंने इसकी प्रस्तावना पढ़ी तो प्रस्तावना में बात स्पष्ट हो गई कि कांशीराम साहब कहना क्या चाहते। तो तभी मैंने कहा कि मैं इस किताब से पूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को ये कहने और सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि कांशीराम साहब ने जो बातें लिखी हैं वो सही नहीं है एक तरीके से। और दूसरे तरीके से जो बिल्कुल इस किताब को ये मान करके पढ़ें कि नहीं हम तो बसपाई हैं, हम तो वामसेफी हैं, हम तो कांशीराम के अंधभक्त हैं, तो वो किताब को सही मान सकते हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक और एक पाठक और एक विश्लेषक के रूप में इस किताब को पढ़ोगे तो फिर इस पर सवाल बनता है। पहला सवाल क्या बनता है, कांशीराम साहब ये कह रहे हैं इस किताब में कि 1932 में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया
और आज 24 सितंबर 1982 है, यानी 50 साल उस पूना पैक्ट को हो गए। और 50 साल के बाद का जो समय है, इस 50 साल में जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, यानी देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 24 सितंबर 1982 तक जितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी मिली लगभग 32 साल में, वो 32 साल का जो समय था, या 24 सितंबर 1932 से लेकर के 24 सितंबर 1982 तक जो पूना पैक्ट से लेकर के किताब को लिखने तक जो कांशीराम साहब कह रहे हैं कि जो 50 साल का समय है, आज देश के अंदर लोग इस 50 साल के समय को जो है वो मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि उनको अधिकार मिल गए थे। लेकिन मैं आज इसको धिक्कार दिवस के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि 50 साल का जो समय है, इस 50 साल के समय में मैं जितने लोग पैदा हुए हैं, अगर मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चमचा कहूँगा तो उनको बुरा लगेगा। लिहाजा मैं पूरे के पूरे इस काल को, इस युग को चमचा युग कह रहा हूं। तो आप समझिए इस किताब का नाम चमचा युग क्यों पड़ा, क्योंकि किताब 24 सितंबर 1932 से लेकर के 24 सितंबर 1982 तक, यानी 50 साल का जो समय है, जो काल गुजरा है, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जिस समय पर इस देश के दलितों को नौकरी मिली, पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसियां मिली, दलित बच्चों के लिए छात्रावास बने जिलों में, दलितों को ढूंढ ढूंढ करके नौकरी दी गई। दलितों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी समय पर संघर्ष किया। बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में दलितों को सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कांग्रेस सरकार में दिलवाई। और बाबूजी ये कहते थे कि हमारा समाज मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो क्या वो अमृतकाल था या चमचा युग? तो कांशीराम साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो चमचा युग था। अब चमचा युग कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में वो अमृतकाल जरूर था। कांशीराम की इसी बात को लेकर के और किताब में बहुत सारी बातें उन्होंने इस प्रकार की लिखी हैं जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1951 के आसपास इस बात को कह रहे हैं कि हमको कभी भी जनसंघ और आरएसएस जैसे जो बड़े हिंदू संगठन हैं, इनके साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि इनकी सोच जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, वो भारत के लिए खतरनाक है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदूवादी ताकतों से त्रस्त होकर के इस बात को बार बार कह रहे थे कि हमको किसी भी काल में हिंदू संगठनों के साथ गठबंधन नहीं करना है, तो इस पूरी किताब में कांशीराम साहब कहीं भी आरएसएस, जनसंघ, यानी आजकल जो भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ हुआ करती थी, आरएसएस, जनसंघ या किसी भी हिंदुओं के बड़े संगठन का कोई जिक्र इसमें कांशीराम साहब नहीं करते हैं। उनके साथ उनकी कोई नाराजगी इस पूरी किताब में नहीं है, बल्कि जिस समय पर दलितों को नौकरी मिली, जब इस देश के दलितों को नौकरी मिली तो वो गांव से महानगरों की तरफ आए। महानगरों में आए तो महानगरों में इनको चाहे तो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ उनको 25.5% आवास, जो सरकारी आवास थे, उनमें कोटा मिला। तो आज देखेंगे चाहे तो डीडीए हो, चाहे एलडी हो, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो, वहाँ पर जो विकास प्राधिकरण है उनमें सबसे ज़्यादा 25% शेड्यूल कास्ट के लोगों के फ्लैट आज भी आपको मिल जाएंगे, जो आज करोड़ों की कीमत जिनकी है। लोग गांव से शहरों में आए, नौकरी मिली तो उनका जीवन बेहतर हुआ। और कांशीराम साहब इसी किताब में कहते हैं कि अब 1982 तक लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारी शेड्यूल कास्ट के हैं, और ये चमचा युग है। हम इस चमचा युग को आने वाले 10 वर्षों में ख़त्म कर देंगे, यानी 1992 तक हम इस चमचा युग को ख़त्म कर देंगे। कौन से चमचा युग को? उस चमचा युग को जिस चमचा युग में दलितों को, जैसे मैंने बताया, नौकरी मिली, महानगरों की तरफ आए तो उनकी गुलामी छूटी। गांव में जो लोग, हमारे अपने समाज के लोग सवर्णों की मजदूरी करते थे, उनके खेतों में मजदूरी करते थे, वो 10वीं 12वीं करने के बाद में जब ग्रुप डी, ग्रुप सी और अन्य क्षेत्रों में नौकरी में आए, और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी ने जो 1970 और 71 के आसपास में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो दलितों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिली, रेल में नौकरी मिली, भेल में नौकरी मिली, गेल में नौकरी मिली। और इंदिरा गांधी ने उस समय पर भूमि का है जो है वो राष्ट्रीयकरण किया। जिनके पास में ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे छीन करके इस देश के मजदूरों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को दी। तो मैं कहता हूँ ये अमृतकाल है, लेकिन कांशीराम साहब कहते हैं इसको कि ये चमचा युग है। अब कांशीराम साहब क्यों चमचा युग कह रहे हैं, ये बात समझने और इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रोफेसर रतन लाल कहीं ना कहीं इसी बात को कह रहे हैं कि जो समाज इतना पिछड़ा हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास के साथ में बाद उनको संवैधानिक अधिकार मिले। और जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, इस किताब में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बाबा साहब की कोटेशन लिखी गई हैं, लेकिन कांशीराम जी वो कहीं भी नहीं बता रहे कि ये कोटेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से उन्होंने यहाँ लिखी है, ये बाबा साहब ने बात कब कही है,
कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है, किस किताब में लिखी है, किस पेज पर लिखी है, उसका कोई रेफरेंस कांशीराम जी इस किताब में नहीं दे रहे हैं। इसमें 70 पेज तक लगभग पूना पैक्ट दिया गया। इस किताब में 70 नंबर पेज तक पूना पैक्ट दिया गया, पूना पैक्ट के फायदे और नुकसान बताए गए, और 70 पेज के बाद में फिर चमचों की परिभाषा बताई गई है। और सरकारी कर्मचारियों को तो कांशीराम जी कहते हैं कि ये तो चमचों के भी चमचे हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके कांशीराम जी ने बनाई बामसेफ, और बामसेफ उन्हीं चमचों से चंदा लिया, उन्हीं चमचों का संगठन बनाया बामसेफ, और उन्हीं चमचों के पैसे से बनाई बहुजन समाज पार्टी। तो कांशीराम जी उस 50 साल के युग को तो कह रहे थे कि ये चमचा युग है, लेकिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का जिन चमचों के चंदों से कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, आज 14 अप्रैल 2024 तक यानी 40 साल में बहुजन समाज पार्टी ने क्या दिया, ये विचारणीय प्रश्न है। रतनलाल जी कहते हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने नेशनल लेवल पर इस देश के दलितों को, अछूतों के, पिछड़ों के लिए कोई पॉलिसी बनवाई? 40 साल बहुजन समाज पार्टी को बनी हुई, उसने देश की राजनीति में क्या अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई तो क्या उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी की है? कांशीराम साहब जिस काल को चमचा युग कह रहे हैं, उसी काल में लगभग 22 लाख सरकारी लोगों को नौकरी मिली, और एक आदमी को नौकरी मिलने का मतलब है कि 4 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक वो जिसको नौकरी मिली है, एक उसकी पत्नी, और 2 या 3 उसके बच्चे, लगभग 5 आदमी एक सरकारी नौकरी से ऊपर उठ जाते हैं। जिस समय कांशीराम जी कह रहे हैं 1982 में किताब लिखते वक्त कि लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिली, तो 20-500 यानी 1 करोड़ लोग उसी चमचा युग में बाबा साहब के अथक प्रयास और कांग्रेस और जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक साथ विचार की जो आपस में तालमेल हुई, उसके कारण 1 करोड़ दलित इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, भुखमरी से ऊपर उठ गए, दबंग और सामंतवादी लोगों के चुंगल से बाहर निकल गए। और हम 1995 तक अगर बात कर लें, जब बहन कुमारी मायावती जी की पहली बार सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, उस समय लगभग देश के अंदर 40 लाख शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी थे, और लगभग 9.5 पौने 10 लाख तब तक रिटायर हो चुके थे, यानी 50 लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी थी। ये डाटा महासंघ यानी परिसंघ, जो लोग सरकारी कर्मचारियों के संगठन चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी मिल चुकी थी, तो लगभग 2.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके थे जब बहन कुमारी मायावती जी की पहली बार सरकार 1995 में इस देश के अंदर बनी थी। तो 2.5 करोड़ लोगों को जिस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, जिस सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने नवोदय विद्यालय बनाकर के इस देश के शेड्यूल कास्ट की बेहतर शिक्षा के लिए काम किए, जिस सरकार ने, यानी इंदिरा गांधी 1971 में ये कहती हैं कि वो पत्र लिखती है, पूछती है कि इस देश के अंदर जो हरिजन शब्द उस समय इस्तेमाल होता था, हरिजनों के ऊपर यानी SC ST के ऊपर एट्रोसिटी क्यों नहीं रुक रही है, तब उनको पता चलता है कि इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि थाने में शेड्यूल कास्ट के अधिकारी अब बड़े अधिकारी नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि 10% थानों में शेड्यूल कास्ट के अधिकारी लगाइए, इनका शोषण अत्याचार किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए। 1989 में राजीव गांधी जी एट्रोसिटी एक्ट बनाते हैं बिहार की घटना के बाद में। तो वो काल जो पूरा काल था, मैं मानता हूं कि कांग्रेस या अन्य दल बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस समय पर जो भी हुआ वो बहुत हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही कि आप कांग्रेस के चवन्नी के भी हिस्सेदार मत बनना, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 1948 में इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के चवन्नी के भी हिस्सेदार मत बनना, मेंबर मत बनना, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस की सरकार में जाकर के मिनिस्टर रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो गांधी, नेहरू, पटेल से लड़े भी, खूब लड़े, खूब मनमुटाव रहा, और वही फिर उन्हीं से अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लखनऊ के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि ये बात ठीक नहीं है कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी या फिर नंगे बदन रहूंगी, ऐसा ठीक नहीं है। जब तक हम बहुत कुछ नहीं करने की स्थिति में आ जाते हैं, तब तक हम बात करके, डायलॉग करके अपने समाज के लिए जो भी ले सकते हैं हमको लेना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदू संगठनों से पूरी जिंदगी भर लड़ते रहे, और अंत में कांशीराम साहब ने इस किताब में एक भी बात हिंदू संगठनों के बारे में नहीं लिखी। 1995 में पहली सरकार बीजेपी के गठबंधन से, लगातार 3 बार गठबंधन से सरकार, और चौथी बार बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी, उसमें भी हाथी को गणेश बनाया गया और कहा गया कि ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यानी वैशाखी से संबंध किया गया। और 2002 में गुजरात में जाकर के मायावती जी के द्वारा नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगना क्या इस ओर इशारा नहीं करता है कि जो लोग कहते थे कि कांशीराम जी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए RSS और बीजेपी और उस समय के जो तमाम हिंदू संगठन थे, उन्होंने इनको, कांशीराम जी को कहीं ना कहीं पीछे से बैक सपोर्ट दी है ताकि कांग्रेस कमज़ोर हो सके और अन्य पार्टी जो है वो मजबूत हो सके। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दबी जबान में इस बात को भी लोग कहते हैं, क्योंकि कांशीराम जी का इस पूरे किताब में कहीं भी RSS
जनसंघ और अन्य किसी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टी ने, जिस कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया उस कांग्रेस को गरियाना और अंत में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाना और मायावती जी का बीजेपी के लिए वोट मांगना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ तो इशारा जरूर करता है। और आज भी जब देश के अंदर संविधान बचाने की बात चल रही हो तो मायावती जी का मौन रहना कम से कम इस बात का समर्थन, इशारा जरूर करता है कि कांशीराम जी के पीछे कौन सी ताकतें थीं जो इस किताब में वो बिल्कुल जिनका जिक्र नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ दिया उसको पूरा गरिया रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि रतन लाल जी जो देश के कोने कोने में जाकर के अपनी बात रखते हैं हमेशा वो मुखर होकर के, उन्होंने चमचा युग पर सवाल खड़े किए और अपने चैनल पर 6-7 वीडियो उन्होंने चलाए तो लोगों के अंदर गुस्सा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गालीबाज दूर रहें। बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, कबीरवादी, नानकवादी जो तार्किक लोग हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहें और वो इस किताब को भी पढ़ें ताकि पता चल सके कि इस किताब में क्या है। मैं कांशीराम को महान मानता हूं क्योंकि कांशीराम ने इस किताब के अंत में जो बातें लिखी हैं SC ST OBC को इकट्ठा करने के लिए, वो महान दार्शनिक सोच है, वो एक बड़ा विजन है। कांशीराम जी ने जिस प्रकार से SC ST OBC के महापुरुषों को इकट्ठा करके उनके नाम पर मेला लगा करके समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाने की बात की, वो एक बड़ी सोच थी, बड़ी पहल थी। हालांकि बाद में पार्टी उस पर नहीं चली और आज तो बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं कांशीराम को महान मानता हूँ, नो डाउट। उनके आज़ाद भारत की राजनीति में जो प्रयोग थे वो नए प्रयोग थे। मैं उनको भारतीय राजनीति का साइंटिस्ट मानता हूँ, लेकिन जब ये किताब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।